हाँ बोले ऐसी। So yes, Oshik, I was giving you an example. We have super specialty hospitals across India, and we have big hospitals of the government uh, in Delhi. Like we have AIMS, we have Ramanaloya hospitals, and many more. आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर कि वी हैव नर्स डिपार्टमेंट्स इन बोथ द हॉस्पिटल्स. जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है नर्स वाले, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है नर्स के इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 99% पीपल हु आर वर्किंग दे आर लेडीज. In super specialty hospitals, 50% nurses are ladies, 50% nurses are men. So this stereotype is created only in the government sector, not in the private sector as such. जैसा तक आपने बात की कि मीनिंग की नहीं, लेबर की प्राइवेट सेक्टर में भी है, आप वहां देखे ना, मतलब पब्लिक स्टीरियोटाइप का बात यहाँ नहीं हो रहा है। इसको जनरलाइज मैं नहीं बात कर रहा हूँ करते हम, हाँ मतलब जनरलाइज, हाँ स्टीरियोटाइप में बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टीरियोटाइप है ये। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सिस्टम में जो लोग है, माइनिंग सेक्टर, पेट्रोलियम, माइनिंग सेक्टर में आप बहुत कम देखोगे विमेन को। बाकी सब बात नहीं, आईटी का बात नहीं हो, किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ सेक्टर से बात करो, मॉडलिंग की बात करो, फीमेल मॉडलिंग। फीमेल मॉडलिंग वोग मैगजीन में आता है, बाकी जगह पर जो हाई हाई एंडेड कॉस्टिंग और फिर वेयरिंग जो भी इंडस्ट्री है, मॉडलिंग उसमें में विमेन तो मॉडल को ज्यादा मिलता है। मैं मतलब तो अग्री भी पूरा, करूंगा इसका तौशिक कि ये मतलब मेल्स भी इक्विवेलेंट पार्टिसिपेंट्स है मॉडलिंग जो मैं तो हाँ सब उस वैसे जितना पार्टिसिपेंट मेल वहां पर है, वहाँ उतने ही पार्टिसिपेंट बाकी जगह पे है, इसमें भी वहां पर बाकी जगह पे है, लेकिन जेंडर जो पे गैप है वहां पे भी ज्यादा है हम्म फीमेल मॉडल बाकी जगह में। हम्म तो वहां तो कैसे कैलकुलेट करें, वो एक चैलेंज है। मैं चैलेंज की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है क्योंकि चलो ऐसे। तो आई थिंक कौशिक मतलब जरूरी है कि हमें उसको मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू विद यू कि जरूरी है कि हर जगह हम मतलब ये पैरिटी तो को मैं नहीं ला बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं आइसलैंड का बात हो रहा है, आइसलैंड में ही बात हो रहा है सब जगह में कि हाँ पैरिटी चाहिए। आइसलैंड हाँ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये चीज। मैं थोड़ी मैं चाहती हूँ कि जहां पर एफिशिएंसी, जहां पर क्या डोमिनेशन किसका भी रहे, अगर उसका स्पेशलिटी जॉब का है तो उनको मिले ज्यादा, सिंपल। नहीं मतलब मैं अपना ये सजेशन दे रहा हूँ कि हर जगह जरूरी भी नहीं है कि पैरिटी हो. एक हाँ ये औरत तो हो. मैं सोच रहा हूँ ना, ये आप सोच रहे हैं ना। हाँ तो हाँ हर जगह पैरिटी का बात हो रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक. So International Solar Alliance जो है, this has been an initiative of India. So it is going to release a report on the global adoption of solar technology in the month of November. So this is one part of it. जब हम बात करते हैं even specifically solar energy की बात कर रहे हैं, तो there are 116 member countries of the International Solar Alliance, and it was formed to accelerate global adoption of solar technology. Will for the first time they will compile a report which is be titled Global Solar Stocktake Report. So these are some factual details around it. And मानसी हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी है वो स्टीड की गई थी बाय इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा. एंड वी आर हैविंग 6th एनुअल मीटिंग इन दिल्ली दिस मंथ. और सोलर इंस्टॉलेशन में अफ्रीका की भी बात देख रहे हैं. ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो अफ्रीका में सेटअप की गई है, और इसका एम है कि सोलर इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वेस्ट एशिया, लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज तक पहुंचाया जाए. अगर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी की बात करें तो इसके अंदर 3 फंड है. एक तो है पेमेंट गारंटी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस फंड टू मिटिगेट प्रोजेक्ट, एंड तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंस. तो पहला है पेमेंट गारंटी के लिए, दूसरा इंश्योरेंस के लिए, और तीसरा इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए. तो ये सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलेशन जो है ग्लोबली टच करेंगे इतनी जो मेगावाट जो आप सब देख सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक डिटेल्स. एंड चाइना इज फॉलोड बाय द यूएस एज ए मेंबर कंट्री at 111 gigawatt. India ranks among top 5 countries with 62 gigawatt, and we have a lot of targets in this area. And solar energy is considered ठीक as. है, ये सब कवर हो गया. मेरे को एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस अराउंड द सोलर एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंजेस आर मल्टी मल्टी challenges. फर्स्ट इज यूज ऑफ एपीआई, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वी आर लार्ज डिपेंडेंट ऑन चाइना. Second would be the recycling part. In next 10 to 15 years, many of the solar panel will be recycled. So, are there any adequate provision regarding to recycling of the solar panel? This is second challenge. Third would be the finance part, because many of the countries are related to the African and Asian region. So, they are asking why we cannot invest in coal led develop energy and security rather than solar power, because solar needs more
investment as compared to coal. So all these things need certain collaboration and coordination between the countries, and ISA gives a platform for that. तो ये और जो बाकी challenges है around the solar energies, that high concentration or it can be only exploited in the equatorial and the subtropical regions. Apart from this, even this is not 24/7 available. So during the daytime in the peak hours, this is again more useful or more productive हम बोल सकते हैं. And at the same time, energy storage के ऊपर अभी हमने off late focus करना start किया है. तो इतनी energy जो that would be generated, क्योंकि अभी हमारे पास adequate amount of infrastructure नहीं है for the energy storage, तो कहीं ना कहीं it leads to wastage of energy also. So energy storage also becomes one of the important components of, again, storage of energy, and that would be very important for energy security also. I would like to add one point कि एनर्जी स्टोरेज में दो अभी टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रहा है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ. पहला तो है कि सैंड, जो हीट रेजिस्टेंट सैंड है, उसमें आप स्टोर करेंगे एनर्जी. फिर दिन भर में आपका सैंड सैंड होता है ना, सैंड, वो हीट होगा और स्टोर करेगा एनर्जी, और रात में वो सैंड रिलीज करेगा एनर्जी. उससे आपका वाटर हीटिंग हो सकता है या बाकी सब जगह हीट हो सकता है. ये एक टेक्नोलॉजी हुआ है अभी हाल फिलहाल और. Permanent दूसरा इस पायरोस्काइट सेल. हाँ, परमानेंट नहीं, ये हो रहा है अभी, तो इसमें आप लिख सकते हैं अगर. ठीक है. फिर एक दूसरा सिलिकॉन बेस्ड अभी सिस्टम है सोलर पावर में, तो अभी पायरोस्काइट सेल वो डेवलप हो रहा है जो ज्यादा एफिशिएंट है. और थर्ड इज यूज ऑफ वाटर एज अ एनर्जी स्टोरेज, कि आप सुबह में सोलर पावर से आप वाटर को नीचे वाले इलाके से आप टॉप डैम में आप स्टोर करोगे, और रात में वही डैम को खोल करके फिर वाटर एनर्जी जनरेट करोगे. ये एक तरीका है, क्योंकि सोलर पावर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बैटरी स्टोरेज का प्रॉब्लम है जो आपने बताया, और उसका कैसे रिसोर्स का कमी है. लिथियम आयन आपने क्या मतलब लिमिटेड एरिया किया था, और कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है इसमें स्टोरेज के लिए? आपने जो सेकंड सोल्यूशन बताया, सेकंड जो लिथियम आयन, तो लिथियम आयन मेजरली Lithium-ion यूज किया जा रहा है, लेकिन हाँ. हाँ बैटरीज, लेकिन उसके और भी मटेरियल्स है जो अभी गैलियम नाइट्राइड हो गया या और भी मटेरियल तो अभी प्रोसेस पे है. लेकिन प्रॉब्लम है कि गैलियम नाइट्राइड लिथियम वो भी लिमिटेड अमाउंट है, वो भी हाँ रेयर अर्थ है, तो कितना यूज कर सकते हैं, वो एक इशू. सो ये मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी और क्रिटिकल एलिमेंट्स भी हो जाते हैं. तो क्रिटिकल एलिमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हमारी अगेन सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है. yes. प्रवेश ऐसे तो ऊपर ऊपर करे मानसी एक बार, व्हिच टॉपिक? एक बार जस्ट फर्स्ट लाइन तक. हाँ ये पेज का. हाँ, इसमें चाइनीज रिसर्च वेसल अराइव्स इन कोलंबो पोर्ट फॉर रिप्लेसमेंट. तो ये देखा गया, मैं प्रवेश से पूछता हूँ कि ये देखा गया कि श्रीलंका हमेशा से ही इंडिया का जो एक बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसको कभी एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है, और हमेशा इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इंडिया सपोर्ट श्रीलंका इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एड. तो आपके अनुसार इंडिया क्या नया कर सकता है अभी, क्योंकि आप देखते हो कि श्रीलंका एग्जैक्टली वो नहीं फॉलो कर रहा जो आप करना चाहते हो. वो हर बार चाइनीज रिसर्च वेसल आते हैं, इंडिया कंप्लेन करता है, फिर वापस चल जाते हैं, फिर आते हैं. तो ये क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए अगर आपको लगता है ऐसा, अगर 2 to 3 लाइन में आपको बताओ, क्योंकि ये हर 1 साल 2 साल से प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज इन द श्रीलंकन पॉलिटिक्स और श्रीलंकन इकोनॉमी. So I think we can increase our economic dominance in Sri Lanka. वो तो हम लोग कर ही रहे ना, $4 billion भी दिए एड उसको, तभी भी उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है अपना. हम लोग डेट ट्रैप पॉलिसी भी नहीं करते हैं, एज अ बिग ब्रदर हम लोग ख्याल भी रखते हैं आसपास नेबर का, लेकिन तभी ये मिल नहीं रहा. आप बताइए, मैं नहीं बता पा रहा, आप बताइए. आप मतलब आप आईआर इतना उससे आप, मैं मेरे अनुसार मेरे को लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा अनपॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार लगता है कि इंडिया को थोड़ा हार्ड स्टैंड अपनाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका.
क्योंकि अब वी हैव ऑलरेडी यूज सॉफ्ट डिप्लोमेसी, अब थोड़ा हार्ड डिप्लोमेसी अपनाना चाहिए। अपना भी जो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीजेट हो गया या फिर डिस्ट्रॉयर हो गया, वो भी भेजना चाहिए मेरे अनुसार। ये हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिफरेंस। इश्यूज आएंगे कि मतलब एक तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है उसमें श्रीलंका फिर चाइना का मतलब थोड़ा जो है उसका बायस हो जाएगा। एक तो कंसर्न ये है इंडियन गवर्नमेंट का, और दूसरा तो ये जो है कि पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, बाकी जगह की चाइनीज के अंदर में जा रहे हैं, उसका पार्टी चाइनीज पपेट है, ऐसा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पब्लिक को विथ यहाँ यूज पे ऑफ सोशल मीडिया। मतलब मैं अनपॉलिटिकल बात कर रहा हूँ बेसिकली। इंटरनेशनल प्रेशर भी इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज नॉट जस्ट इंडिया हम्म। बट यूएसए को भी कि कंसर्न श्रीलंका, हाँ, तो तो श्रीलंका को एफएटीएफ में भी एक थोड़ा सा बताया जा सकता है कि आप जा सकते हो एफएटीएफ में, अगर आप ऐसा रहता है। मैं अनपॉलिटिकल बात करूँ, ये जरूरी नहीं उठाऊंगा इसका, क्योंकि लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं अगर हमें हमेशा ये भी देखता हूँ देखना होगा, कि अगर इंडिया यूनिलेटरली अगर हार्ड स्टैंड लेगा तो वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि रशिया सॉरी चाइना और श्रीलंका रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एज सच। बट एंड इवन नहीं फाइनेंस की भी नहीं, बात आती है तो फाइनेंस में आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका विड बी नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द बोरोइंग्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है। आई डोंट थिंक सो थिंग्स वुड बी नाउ रिपीटेड। तो श्रीलंका को अगेन इट नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट वो ही अब समझाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप नहीं, करना। इसमें एक क्वेश्चन था जो अच्छा रेज हुआ था। अब मैं बताऊँ, इसको शेयर कर देता हूँ, एक छोटा सा, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके। कि हमेशा गौर करते हो कि नेबरिंग कंट्रीज जो होता है उसको ये टेंशन क्यों नहीं होता है कि इंडिया मेरे साथ टफ मेजर्स उठा सकता है, इसलिए मैं इंडिया से दोस्ती करता हूँ। उनको हमेशा एक चाइना का रिप्रेशन रहता है अपने दिमाग में, कि चाइना से ही मेंटेन करना है अच्छा से पीस। मतलब उनका, उनको बेसिकली एक तरह से फियर क्यों कर नहीं रहे होता है इंडिया से। वो मेरा एक अच्छा एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में हमेशा जाते रहता है कि नेपाल हो गया, कि दे आर रेजिंग द इशू ऑफ बॉर्डर विद इंडिया, या फिर भूटान हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, कि हम लोग ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग अच्छे एड देते हैं, टाइमली एड देते हैं, हम लोग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है, गुरखा के लिए एम्प्लॉयमेंट भी है, उन लोग के लिए स्कॉलरशिप भी है, और उनका सिविल सर्वेंट को भी ट्रेन करते हैं, ये भी होता है। लेकिन फिर वो लेकिन तभी, हाँ बायलेटरली हो रहा है ना, वो यूनिलेटरली इंडिया उनको एज अ फोर्सफुल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया भी हाँ, ये तो चाहता पता है है, हाँ प्रोवाइड हाँ, करना। चाहता Obviously, है, we can लेकिन मैं बता provide रहा हूँ कि only उनका जो उनका जो सोच है, वो बेसिकली वो सोचते हैं कि इंडिया इज अ पुश ओवर। मैं मेरे दिमाग में पता नहीं, इससे ये हो जाता बायस है नहीं, बट एज दे कम्पेयर टू आर चाइनीज कॉन्टेक्ट पार्ट। सोवरेन। औशिक, मैं बस ये बोलूंगी देज आर सोवरेन कंट्रीज, और वो अगेन कहीं ना कहीं मल्टीपल कंट्रीज से कोलैबोरेशंस एंड अपने रिलेशनशिप्स हाँ, दे आर स्ट्रॉन्ग। सोवरेन कंट्रीज। हाँ मतलब, हाँ, वी कैन से दैट, कोट एंड कोट। तो देखें, एंड वन इससे मोर आगे थिंग बढ़ ना, सकते द इंटरनेशनल थ्योरी, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट आपका जो नेबर होगा वो आपका एनिमी होगा, और आपके नेबर का जो नेबर होगा वो आपका फ्रेंड होगा। तो दिस इज हैं। अ तो राजा नेचुरल। मंडला में भी वैसे ही है, राजा हाँ, मंडला अर्थशास्त्र ये words। so this is a natural thing, and we can promote the cultural diplomacy with the Sri Lanka, because if we are going with the hardcore approach with नहीं, Sri Lanka, हार्ड के साथ सॉफ्ट ना, हार्ड मतलब डायरेक्टली नहीं कि आप जाके तख्ता पलट कर दिए so या फिर मिलिट्री भेज दिए, China is gonna make सॉफ्ट Sri के Lanka साथ as its hard। naval base. नहीं, वो उसके लेवल के हार्ड पावर मतलब थोड़ा सा, थोड़ा हार्ड पावर का लेयर्स है ना, एक लेवल है, दो लेवल, थ्री लेवल, हम्म, फोर लेवल, ऐसे करके तो थोड़ा यूज कर सकते हैं। ये मेरा बस एक ओपिनियन था, मतलब ये तो ठीक। दे आर सॉवरेन कंट्री, वी नीड टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्री इंटीग्रिटी, ये तो है Himanshi, ही। we can talk about Hong Kong issue also on the world page. आपको अगर रेपिटेशन हुआ तो बाकी जगह न्यूज़पेपर नहीं लेंगे, तो इसलिए हाँ, मतलब बस यही है कि यहाँ पे हांगकांग के वही नेशनल सिक्योरिटी लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन 2020। हाँ, 20 में जो पास हुआ था उसको बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ पूरा हांगकांग एक अगेन तरह से आ गया ना चाइनीज के अंडर में आके। रीजंस ये दिए जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड ravaged इकोनॉमी एंड फ्लैगिंग दैट हम्म। पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है हांगकांग में, सो दे asserted the need to protect the Chinese cities from even external forces. So some countries, they are undermining China and the implementation of one country two systems in the Hong Kong for their own benefits. So referring to even the governance model जो है, which was agreed by Britain and China, under which the city would keep some autonomy and freedoms following the 1997 handover. So these are some of the reasons, and basically resilience के लिए ही
they would be announcing their own national security law, and obviously they can't go counter China in this. So जब तक कि China would not be agreeing and giving the go ahead, तो I don't think so ये एक reality हो सकती है. So they are, although they are trying again, मतलब हमने देखा था कि massive level पे protest भी हुए थे, तो they're demanding more autonomy from mainland China, but obviously this is not going to be possible so sooner. प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी देखे गए थे 2019 में. और दूसरा एक और बात है कि बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि हांगकांग वाज पार्ट ऑफ चाइना बिफोर 1842 ओपियम वॉर, और डेमोक्रेसी है लेकिन साइड बाय साइड है कि हिस्टोरिकल सेंटिमेंट भी है, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत दिक्कत, मतलब मेरे अनुसार. हाँ, और कि एक कैसे वो, इम्पोर्टेंट अगेन यू कैन से कि ट्रांजिट पॉइंट भी है फॉर द ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. हाँ इंटरनेशनल. So now we can move on to Indian Express newspaper. Ashik, you can share. तो ये एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं मौशिक कि मतलब वी कैन लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि कौन से पर्टिकुलर एरियाज और सेक्टर्स में ज्यादा फोकस किया जा रहा है थ्रू दी स्कीम्स. Ashik, you're not audible. हेलो. Yes, Ashik. पता म्यूट हो गया था. अब आवाज आ रही थी, हेलो. पहले आवाज हाँ नहीं आ रही थी. हाँ, this all these schemes are related to the Haryana government, and first of all these are multi-dimensional scheme, and first one is PM Garib Kalyan Ann Yojana, that is targeting the food grain to the BPL families. Beti Bachao Beti Padhao, it is related to the women empowerment and women centered development. Jal Jeevan Mission, it is targeting clean water, safe clean drinking water to every household. Saubhagya is 24/7 power supply. Then for farmers, PM Kisan and Fasal Bima Yojana. Meri Fasal Mera Byora. It is basically DBT as a payment of produce. Pradhan Mantri Samvita Yojana. That is, we have already have discussed this earlier, that it is related to the land record, and then promote the e-learning. So all these areas are part of the e-governance and governance mechanism of the state, so that the center citizen participatory increases in future. Then we can take up LS Lok Sabha Ethics Committee, its constitution and its member. So history of Ethics Committee. We can it is first mooted on 1996 on the idea of ethics for two houses. The rules applicable to the Committee of Privilege also apply to the ethics panel. The study group of House Committee of Privilege, after the visiting Australia, UK, and US in 1997, to look into their practices pertaining to the conduct and ethics of the legislator, recommended it that constitution of an ethics committee, but उसके बाद नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऐसे है. तो एथिक्स कमेटी का प्रवेश आप बताइए कि एथिक्स कमेटी में कितने लोग रहते हैं, उनका क्या एक फंक्शन ओवरऑल ठीक है, मैं शॉर्ट में, बताता हूँ. किसमें So नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली. short, we have around 30 members in the Lok Sabha Ethics Committee, and basically this committee is a quasi-judicial committee which has the jurisdictions to deal with the privileges matters of the member of parliament, especially the Lok Sabha members. And historical evidence में हम नहीं जाएंगे, but हम ये देखेंगे कि actually
this is the one of the standing committee of the Lok Sabha, and इसमें देखा ये जाता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कई बार होता है और इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो मानी नहीं जाती हैं, बट टुडे post 2014 we are seeing that how the committee's importance have been on rise and their recommendations have been taken into account by the speakers and the chairmen in both the respective houses, and इसमें the committee जो है, अगर इसमें कोई भी पर्सन जो है कंप्लेंट करना चाहता है किसी मेंबर के खिलाफ, तो उसको एक एविडेंस देना पड़ता है कि किसी एमपी ने एलिज्ड मिसकंडक्ट किया है और फॉल्स प्रीवियस और विक्सेशियस वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो स्पीकर और जो स्पीकर होते हैं उनको इसकी एडमिसिबिलिटी देखकर उसको एडमिट करते हैं, तब उसके ऊपर जो रिजोल्यूशन होता है और कमेटी की जो डिसीजन होता है उसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन जो है स्पीकर लेते हैं, और जिसमें कि प्रिविलेज जो है उसके एमपी के उसके ऊपर क्वेश्चन होता है और उनको सस्पेंड किया जाता है फॉर अ मीन वाइल, एंड देयर इज आल्सो इसे प्रोविजन ऑफ हाफ आवर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट। तो जो भी कमेटी की रिपोर्ट होती है उस पर आधे घंटे के लिए डिस्कशन होता है, एंड इसमें कई बार देखा गया कि जो प्रिविलेजेस कमेटी और एथिक्स कमेटी है दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाता है। हम प्रोमिनेंट एग्जांपल ले सकते हैं जो एक्स एमपी और जो करंट सीएम है भगवत मान का, कि किस तरीके से प्रिविलेजेस कमेटी ने उन्हें मतलब बैन इशू था, और मैंडेट जो होता है वो फ्रीडम अथॉरिटी और डिग्निटी होती है पार्लियामेंट की और इंडिविजुअल मेंबर्स की भी। तो एथिक्स कमेटी कैन टेक अप ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट इन्वॉल्व एमपी, तो सिर्फ मिसकंडक्ट के मैटर ले सकती है। प्रिविलेजेस के मैटर अगर वो लेती है तो वो कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस कमेटी की जो जुरिस्डिक्शन है उसके फंक्शनल इंटरफेरेंस की दिक्कत आती है। So I think another point is privilege is under Article 105, right, Prabir? सॉरी, जो privilege is under Article 105, जो privilege यस of MP. आर्टिकल तो जो उनका privilege से related जो issues है वो privilege कमेटी लेंगे, और जो मिसकंडक्ट से एथिक्स कमेटी, दोनों का जो एक दायरा है और वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से बेसिकली। यस। तो यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है प्रवेश से कि पार्लियामेंट्री एथिक्स क्या और थोड़ा तेज मैं ये बोल रही हूँ, प्लीज नेम 5 पार्लियामेंट्री एथिक्स जो फॉलो किए जाने चाहिए। 5 पार्लियामेंट्री एथिक्स, यस। सॉरी, तो पहला तो यही है पार्लियामेंट्री एथिक्स, हाँ तो बोलिए पहला आप। तो ये है कि आप जो है जो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस होती हैं, जो हाउस के प्रिविलेजेस हैं, जो अपने इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, मतलब उनको पूरी सैंक्टिटी के साथ निभाएं। दूसरा ये है कि जो आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब हेट स्पीच का यूज नहीं कर सकते विद इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस। तीसरा ये है कि आप जो डिकोरम है हाउस का या फिर जो स्पीकर की जो रिस्पेक्ट है आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। चौथा ये कि आप बिना परमिशन के आप 60 दिन से ज्यादा जो है सेशन से बाहर नहीं रह सकते। और दूसरा ये कि आप जो अपने क्या नाम है, जो अपनी सिविल या क्रिमिनल जो आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको केस नहीं होता है बिफोर सेशन एंड आफ्टर सेशन फॉर 40 डेज, उसके अंदर आप जो है किसी भी इस तरीके की चीज ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस पड़े। तो ये सारे मैटर प्रिविलेजेस के अंडर आते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ बोलना वाला सामान से आप बोल सकते हैं। और तो मतलब मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस, बिकॉज हमने ऐसा देखा है कि ऑफन जो प्रोटेस्ट होते हैं व्हिच वी आर सीइंग कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस किया जाता है, वेयर इन पार्लियामेंटेरियंस दे टीयर द पेपर या फिर माइक तोड़ा जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एथिक्स जो दे नीड टू प्रॉपर फॉलो। बेसिक ह्यूमन एथिक्स पार्लियामेंट में भी दिखने चाहिए। ठीक है। Yesterday we had talked about the rise of air pollution in Mumbai. तो आज कल मुंबई civic body they have banned the garbage burning in open and then they have sent notice to 6,000 construction sites. तो यहाँ लिखा हुआ है कि BMC is putting a place a process to soon start segregation of waste, extraction of pollutant from the garbage, or new set of guideline to mitigate air pollution is announced by BMC, and there shall be no complete ban of open burning under the geographical location of BMC, especially garbage dumping ground. तो ये तो टेम्पररी सोल्यूशन हो गया बेसिकली, जो हमने डिस्कस किया था दिल्ली के केस में
कि क्या क्या करना चाहिए एक्स्ट्रा, कि बायो रेमेडिएशन कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद आप वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ई वेस्ट मैकेनिज्म हो गया उनका एक आएगा, और फिर एक कंपोस्टिंग विथ ऑल्टरनेट रिफिलिंग ऑफ लैंड, कि आप लैंड रिफिल करते हो, नीचे वाला जब कंपोस्ट हो जाता है वो वापस फिर ऊपर भर देते हो, एक तरीका होता है जो क्लोज कंपोस्टिंग है, तो वो आप यूज कर सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी रह सकता है, ये Oshik, शॉर्ट टर्म। I have a question that even in Mumbai as well as in Delhi, we have seen that how the charcoal has been replaced by the concrete in the construction of roads and streets, and that is according to the NGT is a major cause of pollution in both the cities. So, what do you think that why the government is not reviving the charcoal spirit in the construction of roads and streets? Why it is heavily focusing on the concrete, and should we go towards that or not? There are two to three factors I can remember. First is concrete is long lasting. The issue of maintenance is very less and it requires only after 30 years. लेकिन चारकोल के लिए आपको करना पड़ता है हर हर दूसरा Every तीसरा 3 years. साल में। हाँ, दूसरा जो इशू मेंटेनेंस है कि जो कंक्रीट है वो इट गिव्स अ वेरी स्मूथ एंड राइडिंग प्लेजर टू द कम्यूटर, हम लोग जो चलाते हैं गाड़ी, और उसमें जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा रहता है, तो ब्रेकिंग और मैकेनिज्म अच्छा रहता है। टेक्निकल की बात करूँ छोड़ के, आपने टेक्निकल पूछा था ये चारकोल और कंक्रीट का। और तीसरा कि जो चारकोल है इट इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट, कि वो उसका जो डस्ट है वो उड़ के पोल्यूट भी करता है, लेकिन कंक्रीट को आप थोड़ा नहीं करते हैं, उसका जो टेनुडेशन और डिग्रेडेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू मानसून वो धीरे होता है, तो इसी कारण सरकार यूज करते हैं। लेकिन आप बोल सकते थे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है ना उसको अब यूज करना चाहिए हाईवे में, क्योंकि प्लास्टिक जो है इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग मैकेनिज्म बिटवीन द एसफल्ट एंड कंक्रीट, तो और मजबूत कर सकता है रोड को, उससे पॉट होल नहीं होगा, तो प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं जो यहाँ एक पर और डंप पॉइंट को किया। मैं हाईलाइट करूंगी चारकोल और कॉन्क्रीटाइजेशन के बीच में। चारकोल को ऑब्वियसली आपको हीट करना पड़ता है, उसको बर्न करना पड़ता है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है चारकोल। हॉट एसफल्ट वाला में। कॉन्क्रीट हाँ, और एक और हॉट कंसेप्ट एसफल्ट। का हमें देखने को मिलता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो चारकोल है इन इवन जब हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो राइजिंग। हमने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे कि इवन रोड्स आर मेल्टिंग, सो अगर वहां पे भी हम प्लास्टिक भी मिक्स कर देंगे एंड चारकोल रोड्स में, तो वो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। Okay. Next one is the contour of Joint Theatre Command ready. First of all, India is creating a Joint Theatre Command in 5 areas: North है, South, and Indian Ocean Theatre Command है, और फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया और सेंट्रल कमांड हो गया, तो 5 एरियाज हो गया जिसका अप्रूवल अभी होगा। तो इट विल क्रिएट अ synergy in coordination and in decision making among the Army, Navy, and Indian Air Force. It will also put to use efficiency of the armed force colleges between them, और जो भी उनका लॉजिस्टिक मैकेनिज्म है वो भी एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम कर सकता है, तो हम लोग डिप्लॉयमेंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट में हेल्प करेगा इन द बैटल फील्ड ग्राउंड, तो इसी के लिए इंपॉर्टेंट है थिएटर कमांड, क्योंकि हम लोग पास एक वो जो 2-4 सोल्यूशन बोलते हैं हम लोग 2 साइड वी कैन फेस 4, टू फ्रंट उसके लिए थिएटर कमांड इंपॉर्टेंट। हम्म 2 फ्रंट 4 हाँ जाते हैं। And here we can talk about that how the Supreme Court is saying to judges to follow the roster. It is on above, हाँ हाँ unassigned cases is a gross impropriety. So what we can see that how the CGI of India is considered as the master of the roster, which simply means that he is the sole authority to assign the cases to his other 30 companions in the ये common समझा law. दिए एक बार प्रवेश शॉर्ट में रोस्टर और इसका इसका कैसे मतलब ये करते होता है कि जो सीजीआई होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इज वन अमंग द कैबिनेट बट हैं। सुप्रीम, इसी की तर्ज पर जो जुडिशरी होती है वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस होते हैं उनमें हमारे सीजीआई सबसे ऊंची पोस्ट पे माने जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि ही फॉलोज द रूल ऑफ मास्टर द रोस्टर, जहाँ पर जितने भी वहां पर केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, सारे के सारे केसेस की जो असाइनिंग अथॉरिटी होगी किस जज को क्या देना है, दैट इज अंडर द हैंड ऑफ सीजीआई. So that is criticized by the Law Commission, Bar Commission also timely.
and but we have okay. colonial legacy where the CJI has this power. तो प्रवेश, यहाँ पे आप कुछ रिफॉर्म या इसका कुछ सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते आप हो, कुछ या नहीं इसी कर सकते सिस्टम हैं को यहाँ पर, कंटिन्यू, इसी को नहीं आप कंटिन्यू? कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. दी जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गोगोई एंड वन मोर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, they did a press conference in 2019 I think and 2020, I'm not sure, um, and the matters went to the president, then to the cabinet secretary, and finally the result was that CGI will remain the master of the roster, so we can't do actually anything. नहीं कर बस यहाँ मैं सकते नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ आप कुछ ऐसा रिफॉर्म सजेस्ट करना चाहोगे कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, करना ना करना, आई एम नॉट आस्किंग दैट. Okay, so मेरे हिसाब से जो my personal suggestion is the cases should be assigned on the calculative basis, कि सारे जजेस को एक certain amount cases दिए जाएं और without biasness दिए जाएं, ताकि जो है मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस भी ना हो और जल्दी से केस सोल्व हो. और दूसरा ये कि हमारे यहाँ बेंचेस भी होते हैं, 11 जज बेंच होते हैं, 9 जज बेंच होते हैं, तो उन बेंचों के अंदर जो भी मैटर्स दिए जाएं वो ऐसे मैटर्स दे सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ सकती है, तो वहां पर सीजीआई अपना मास्टर द रोस्टर का कार्ड खेल सकते हैं रादर के एब्रीगेट. यहाँ पे हम ये भी ठीक बात है करते प्रवेश. हैं कि जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में कोलेजियम सिस्टम होता है, तो इवन असाइनिंग ऑफ द केसेस में भी क्या ऐसा कोलेजियम सिस्टम बना सकते हैं हम? तो ये एज अगेन फॉरवर्ड पॉइंट हम डाल सकते हैं. अब जैसे मैंने बात किया था मुंबई वाले में, तो क्या क्या गाइडलाइन दिया हुआ है, तो 2-3 गाइडलाइन अच्छा था, इसलिए मैंने इसको ले ले रहा हूँ. जैसे पर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर बेस्ड एयर पोल्यूशन मॉनिटर ये होना चाहिए. कवरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट विद जूट क्लॉथ और ग्रीन क्लॉथ. और व्हीकल वेरी टेपरिस इट मस्ट बी कवर्ड. ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए और टायर क्लीन होना चाहिए. और वाटर स्प्रिंकलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. तो ये 2 गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर जो थिएटर कमांड का बात करते हैं, तो हम लोग सिर्फ थिएटर कमांड सिर्फ लैंड वाटर सी का बात नहीं करना चाहिए, हम लोग को बात करना चाहिए साइबर का भी, स्पाई साइबर और स्पेस का. तो एक नया ऐड करना है इसमें, तभी जाकर स्पेशल ऑपरेशन कर सकते हैं. और बाकी तो मैंने बता दिया कि सबका जो भी ट्राई सर्विस कमांड ऑलरेडी अब इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, तो सभी का जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होगा उसे हेल्प मिलेगा 2 फ्रंट वॉर में. जैसे वन इज फेसिंग पाकिस्तान, वन इज पॉपुलर चाइना. तो ये अभी इंपॉर्टेंट था कि साइबर एंड स्पेस का भी कमांड होना चाहिए. ये हमने कल डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू स्टबल बर्निंग एंड एयर पोल्यूशन दिल्ली का. इसमें किया था कि डिगिंग सीवर लाइन लेबर डाइज एज अर्थ केव्स इन. तो अभी देखा जाता है कि आज भी लोग जो काम करते हैं इन द सीवर सीवेज मैनेजमेंट, उनके पास सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते और उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं रहता है, सेफ्टी गियर नहीं रहता, उसके कारण डेथ हो जाता है. तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे प्रवेश, ये कैसे किया जाए, अगर आप शॉर्ट में बता दें. Sorry Oshik, can you repeat your question? आज भी देखते हैं कि देयर हैव बीन मेनी डेथ केसेस इन दिस विद रिस्पेक्ट टू द सीवेज मैनेजमेंट एरिया एंड डिगिंग ऑफ सीवर लाइन, क्योंकि उनके पास सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर और सेफ्टी गियर नहीं होता उनके पास. तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहिए कि ठीक है, क्या तो करना मेरे चाहिए जिसे. हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ. जो भी इसमें थोड़ा मल्टी डायमेंशन हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे एडहॉक बेसिस पे जो हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है वो रिक्रूट करती हैं, और जैसे ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो उसे खत्म कर देती हैं. तो वी हैव अ सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड वी हैव अ सैनिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको रिक्रूट किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी में, उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर एक डिप्लोमा टाइप जो सैनिटेशन का होता है वो मैंडेटरी करना चाहिए,
ताकि उनकी स्किलिंग्स में नहीं, ये तो स्किलिंग हो गया, आप तो बात कर रहे हैं सीवियर का, सीवियर मैनेजमेंट या उसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ डेथ होता है तो मेरे को लगता है ये सेफ्टी स्टैंडर्ड का ज्यादा इशू है, कॉन्ट्रैक्टर का इशू ज्यादा है rather than के लेबर का। उसके लिए मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। वी हैव हाँ, मैकेनाइजेशन हो गया। मॉडर्न मशीन्स ये पहले। टुडे कमिंग, so we can use that. हाँ, तो स्टार्टअप भी उसमें कर सकते हैं और ड्रोन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं ड्रोन नहीं, रोबोट का यूज कर सकते हैं उसमें। ड्रोन भी हो सकता है, और मॉनिटरिंग के लिए तो ड्रोन भी यूज किया हाँ मटर, हाँ, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चेंज ला सकते हैं इसमें। और सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए कंपेंसेशन का फंड जो नहीं मिलता वो भी करना चाहिए, और उनको एक तरह से कंप्लायंस मैकेनिज्म हार्ड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये मेरे और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो नया एरिया। मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, वो भी एसोसिएटेड हाँ है फिर उससे, तो हाँ हाँ, उसी से एसोसिएटेड है। हाँ, prohibited है आपके law भी है, despite that we are seeing that it is still happening, तो implementation of law or more stricter actions that is needed. And as in case of Delhi also we are seeing कि mechanization के लिए few machines have been introduced to do this exercise rather than going ahead with the manual scavengers. हाँ, तो नेक्स्ट इज द की पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी भी बात कर सकते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का ज्यादा है, इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, टाइम देरी से सामान पहुंचता है वन स्टेट टू अनदर, और तो उसी के लिए कम कर सकते हैं कैसे, तो थ्रू यूज ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, वेलनेस एंड आयुष पॉलिसी। तो ये पॉलिसी का नाम इसको यूज कर सकते हैं आंसर में, ये क्या है, और अपने से सोच सकते हैं क्या हो सकता है इसके ऊपर। हम लोग ने बात किया था विमेन स्ट्राइक जो आइसलैंड में, उसमें हम लोग कर लिए थे, तो आगे इसमें बढ़ते हैं। जियो पॉलिटिक्स, हमास टेररिज्म, Zionist violence. Central approves 22,000 crore fertilizer subsidy for Rabi season. So Pravesh, we are seeing that India is on, India is also increasing the fertilizer subsidy every year. और आप पहले ही बात की है कि कैसे कम किया जाए फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्योंकि अनहेल्दी अर्बन लाइफस्टाइल उससे होता है, आपने कहा था पहले। तो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ा हाँ है। हाँ, तो सब्सिडी बढ़ाया जा रहा है, और तो फिर क्या इसका किया जाए, मतलब इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, कि ताकि विमेन जो फार्मर का फूड सिक्योरिटी भी हैम्पर नहीं हो, और रेन्यूमरेशन भी उनको मिले, और अर्बन लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल भी हम लोग एक तरह से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? तो पहला तो ये है कि जो हमारा जो नेचुरल मैन्योर वेस्ट होता है उसको प्रमोट किया जाए, और जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है। एनिमल हस्बेंड्री और जो हमारा जो हाउस होल्ड विलेज में वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा ये जो हम अभी यूरिया बेस्ड सब्सिडी और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं उसका थोड़ा रैशनलाइजेशन कर दे सरकार, और सोइल इसको अलाइन कर दे नेशनल सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम से। इसमें ये देख लिया जाए कि किस सोइल को कितना पोटाश या कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है, उस हिसाब से डीबीटी के अंदर इसकी अमाउंट दी जाए, ताकि मतलब इसका एक्सेसिव यूज ना हो, और जो है एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है, मतलब एक्सेस जो है फर्टिलाइजर वो जमा ना हो हमारी सोइल में, और सोइल की फर्टिलिटी भी डिग्रेड ना हो। और यहाँ और पे इसी के मैं साथ ऐड साथ करूँ आपने ओके बताया था कि ड्रिप इरिगेशन की बात जैसे आप करते हैं, स्प्रिंकलर की बात करते हैं, तो लिक्विफाइड मतलब फर्टिलाइजर अगर कर दिया जाए तो उससे जो है वो लीव्स पे रहता है जैसे आपने कल बताया था, और फर्टिलाइजर मतलब हमने बात करी थी। तो उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया कि डीरेगुलेशन ऑफ द फर्टिलाइजर प्राइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस डिटरमाइन करेंगे तो वो अगेन फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, एंड गवर्नमेंट जो स्पेसिफिक